मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 26 विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम किसको कहते हैं? रुकना, ठहरना, जिसका अर्थ होता है विराम करना, थोड़ा सा रुकना, तो उसका होता है मतलब रुकना। तो जैसे हम किसी से भी बात करते हैं अगर, तो हम अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए कि हमारी बात करने के बात का अच्छा प्रभाव पड़े सामने वाले पर, तो हम थोड़े से शब्दों को रुक करके बोलते हैं। बहुत फास्ट बोलेंगे तो ना ही तो उसको समझ में आएगा और ना ही हमारा अच्छा प्रभाव उस पर पड़ेगा। तो जो हम वो बीच बीच में रुकते हैं उसको समझ जाते हैं कि यहाँ पर हमने विराम लिया है। ऐसे ही जब हम लिखते हैं किसी बात को, तो लिखने में हम उसी विराम को लेने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो उन चिन्हों को कहते हैं विराम चिन्ह। और चिन्ह जो हैं बहुत प्रकार के होते हैं, कोई निश्चित संख्या नहीं है उसकी, कोई 8 कहता है, कोई 10, कोई 20, कोई कुछ, तो इसलिए परंतु जो कुछ प्रमुख होते हैं उनको हम पढ़ाते हैं, उनको हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। तो विराम चिन्हों का प्रयोग केवल लिखित रूप में ही किया जाता है, मौखिक रूप में विराम चिन्हों का उच्चारण नहीं किया जाता। अब बीच बीच में तो हम रुक करके बोलेंगे नहीं कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, ये सब, लेकिन हम रुकते हैं, मौखिक रूप में हम वैसे ही रुकते हैं। और किंतु इनसे ज्ञात होता है कि किस स्थान पर कितनी देर रुकना है या कितना बल देना है। दो वाक्यों को अलग करने अथवा जोड़ने के लिए भी विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई कोई विशेष मुख्य बात को लिखने के लिए भी विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए बहुत तरह के विराम चिन्ह होते हैं और हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्ह कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उप विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, हंस पद चिन्ह और कोष्ठक चिन्ह। इतने सारे प्रकार के हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है पूर्ण विराम, यानी कि फुल स्टॉप। तो वाक्य के पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है, बिल्कुल अंत में जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। पूर्ण विराम का चिन्ह खड़ी रेखा के रूप में होता है, एक सीधी रेखा लगा देते हैं, वो होता है पूर्ण विराम। जैसे आज हम यह पाठ पढ़ेंगे, फिर हमने पूरे एक लाइन लगाई खड़ी हुई, वो हुआ पूर्ण विराम। मेरा खत आपको मिला था, तो ये इसके बाद हमने जो लाइन लगाई वह है पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नात्मक वाक्यों में नहीं किया जाता है, उसमें प्रश्न सूचक चिन्ह होता है, तो उसमें उसी चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। अब आता है अल्प विराम। वाक्य में जिस स्थान पर पूर्ण विराम से थोड़ा कम, यानी कि लगभग 1/4 जितना हम पूर्ण विराम के समय रुके थे उससे 1/4 रुकना हो, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त अल्प विराम के चिन्ह का प्रयोग अनेक अन्य स्थानों पर भी किया जाता है। देखो कहाँ पर, समान शब्द अथवा समान महत्व वाले वाक्यों को अलग करने में, जैसे पापा कल मेरे लिए पेन, किताब, पेंसिल व रबड़ लेकर आए। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, आप आज ही मुझे रुपये दे दीजिए। तो यहाँ पर ये पेन के बाद कॉमा लगा है, किताब के बाद कॉमा लगा है, ये है अल्प विराम। और अल्प विराम लगाने का ये तरीका होता है कि जो शब्द के बाद हम अल्प विराम लगा रहे हैं उससे सटा के लगाते हैं और आगे वाले शब्द को लिखने के लिए एक स्पेस देते हैं, तब दूसरा शब्द लिखते हैं। तो और फिर है किसी को संबोधित करने में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। छात्रों, आज हम सबने महात्मा गांधी जी के बारे में जाना। तो यहाँ पे छात्रों को हम संबोधित कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, और तो इसलिए हमने यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया। उद्धरण चिन्ह से पहले, उद्धरण चिन्ह जब हम लिखते हैं कोई बात, उद्धरण चिन्ह उसमें जब लिखे मैंने कहा मतलब इन्वर्टेड कोमास को कहते हैं उद्धरण चिन्ह। उससे पहले कि भाई रवि ने यह बताया, महात्मा गांधी ने यह कहा, जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा, तो उसके बाद भी हम अल्प विराम का प्रयोग लगाते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने उदाहरण दे रखा है कि रवि ने बताया
कल पूरे दिन पानी नहीं आया या कल पूरे दिन पानी नहीं आएगा। तो ये वाक्य तो हमने लिखा उद्धरण चिन्ह में, और जो हमने रवि ने बताया इसके बाद लगाया हमने अल्प विराम। लिखित रूप में दिनांक व्यक्त करने में मेरा जन्म 16 मई, फिर कॉमा लगाया हमने 1989 में हुआ था। तो इस तरीके से इन बातों के उसके बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब आता है अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग वाक्य में वहाँ किया जाता है जहाँ अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम समय रुकना होता है। तुम कल आ जाना, अर्धविराम, मैं तुम्हारे अध्यापक से बात करवा दूंगा। मतलब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि चलो ये चिन्ह लगाएं, परंतु हम इन चिन्हों को लगा करके अपनी बात को प्रभावी बनाते हैं या अपने कहने के तरीके को प्रभावपूर्ण बनाते हैं, इसलिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और व्याकरण की तरीके से, व्याकरण के भाषा से अल्प विरामों का या विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी बात एक अच्छी प्रभावपूर्ण बात हो। तो तुम कल आ जाना, फिर अर्धविराम, मैं तुम्हारी अध्यापक से बात करवा दूंगा। हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं। अब आता है उपविराम। उपविराम किसको कहते हैं? कोलन, जो यानी कि संस्कृत में आप कहते हैं उसको विसर्ग, ठीक है, और हिंदी में कह देते हैं उसके 2 बिंदु। वाक्य में उपविराम का प्रयोग किसी बात को अलग करके दिखाने में, उदाहरण देने में व शीर्षकों में किया जाता है। जैसे शिक्षा, सबका अधिकार, शिक्षा के बाद हमने कॉलन लगाया और लिख दिया सबका अधिकार, ठीक है। जीना या स्वतंत्रता, सबका अधिकार, ये हुआ कॉलन। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नात्मक वाक्यों में वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सिंपल साधारण वाक्यों में हम जब वाक्य पूरा हो जाता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, परंतु अगर हम कहीं प्रश्न सूचक वाक्य है, प्रश्नात्मक कोई बात हम कह रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, तो उसके बाद हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुमने कल क्या खरीदा था, तो हमने प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया। क्या तुमने खाना खाया, हमने प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया। विस्मयादि बोधक चिन्ह, वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, दुख, कष्ट और ऐसी जो आदि बातें, खुशी, इनकी जो भाव होते हैं तथा किसी को संबोधन करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओह, वाह, अब ओ से हमें क्या हुआ यहाँ पे? शोक, दुख थोड़ा सा। वाह से हमें आया मज़ा, अच्छा, खुशी, खाने में मज़ा आ गया। ओह, तुम्हारा आवेदन निरस्त हो गया, ठीक है। ओह, कितनी बारिश हो रही है, तुम क्यों आ गए। तो ये है सारे विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसे लगाते हैं? एक लाइन लगाते हैं, उसके नीचे एक डॉट लगाते हैं। इनके हमें चिन्ह पता भी होने चाहिए कि कौन सा चिन्ह कैसे लगाया जाता है। फिर आता है उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा। वाक्य में किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को मूल रूप में लिखने के लिए, मूल मतलब ओरिजिनल रूप में लिखने के लिए उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जब हमने सुभाष चंद्र बोस लिखा, उसके बाद कोमा लगाया और उसके बाद जो उसने सारा सेंटेंस बोला उसको हमने इन्वर्टेड कोमा में लिखा। तो वो होता है इन्वर्टेड कोमा लगाने का तरीका। श्याम ने कहा, सब चुपचाप बैठ जाओ, कोमा लगाया, श्याम ने कहा के बाद एकदम सटा हुआ, फिर स्पेस दिया, फिर इन्वर्टेड कोमा लिखा। अध्यापक ने कहा, चलो पढ़ते हैं, तो चलो के बाद कोमा लगाया और पढ़ते हैं, चलो, ये सब लिखा पूरा इन्वर्टेड कोमा में। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग पद अथवा शीर्षक आदि के नाम लिखने के लिए किया जाता है। इकहरे मतलब सिंगल इन्वर्टेड कोमा, इकहरे का मतलब है सिंगल इन्वर्टेड कोमा। फिर है योजक या विभाजित चिन्ह। विभाजित मतलब जब किसी का विभाग करने के लिए, भाग करने के लिए दर्शाते हैं। तो वाक्य में 2 शब्दों को जोड़ने तथा तुलना करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सफ़र में चलते चलते थक गए, तो चलते चलते के बीच में जो हमने साइन लगाया है वह है ये योजक चिन्ह। आप इधर उधर क्यों भटक रहे हो, तो इधर उधर के बीच में जो हम लगाएंगे
वो होगा योजक चिन्ह। आप इधर यहाँ वहाँ मत बैठो, तो यहाँ वहाँ के बीच में जो चिन्ह होगा वो होगा योजक चिन्ह, उसको कहते हैं योजक चिन्ह। फिर आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक जिसको कहते हैं डैश। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग उपविराम चिन्ह की तरह किया जाता है। जैसे सही मिलान कीजिए, निर्देशक लगा दिया कि इनका करना है, ठीक है, जोड़े बनाइए, वो लगा दिया निर्देशक चिन्ह, और इनको जोड़े बनाने हैं ऐसे, तो वहाँ पे लगाते हैं हम निर्देशक, निर्देश देने के लिए, यानी कि हमें इस लाइन से आगे जो लिखा है उसकी ओर ये जो चिन्ह है ये हमें उधर की साइड निर्देश कर रहा है, निर्देश दे रहा है। विवरण चिन्ह कॉलन एंड डैश। उदाहरण या विवरण अगली पंक्ति में देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों को दो आधारों पर बांटा जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। विवरण देने के लिए तो विवरण देंगे हम कि वाक्यों के कितने आधार होते हैं, कितने आधार पर बांटा जाता है, तो वाक्यों को दो आधारों पर बांटा जाता है। किसका विवरण आगे लिखेंगे, विवरण 2 डॉट और उसके बीच में जो होती है जगह उनमें एक योजक चिन्ह जितना लाइन लगा देते हैं, वो होता है विवरण चिन्ह। विवरण मतलब एक्सप्लेन करना, इनका विवरण दो, इसकी एक्सप्लेनेशन दो। फिर होता है लाघव चिन्ह। लाघव मतलब लघु चिन्ह, छोटा, यानी कि किसी बात को छोटे रूप में कहना। जैसे डॉक्टर है, मिसिज है, मिस्टर है, और नेम के इनिशियल्स हैं, ठीक है। तो इस अगर जैसे मेरा नाम है रीमा गुप्ता, तो मैं आर लाघव चिन्ह, जी लाघव चिन्ह, तो मुझे पता है कि आर से पूरा शब्द कुछ बनेगा, ये पूरा नहीं है, तो उसको कहते हैं लाघव चिन्ह। जैसे वाक्य में शब्दों को छोटे रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर को जो इसमें दिखा रखा है डॉक्टर और डॉट ऐसे लिखेंगे। बैचलर ऑफ आर्ट्स BA, पंडित ऐसे लिख देंगे, संख्या ऐसे लिख देंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU होना था कंप्यूटर में, तो जब इनके आगे डॉट लगी हुई है, वैसे पूरा नाम इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, बट CPU शॉर्ट में कह देंगे, और जब लिखेंगे तो उसको डॉट के साथ लिख देंगे। फिर आता है हंस पद चिन्ह, लेफ्ट आउट। वाक्य में लिखते समय भूलवश शब्द छूट जाने पर हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके वह शब्द लिखा जाता है। आप भी लिखते होंगे ऐसे, कोई हम लाइन लिख रहे हैं, बीच में हमारा कोई वर्ड छूट गया तो वो ऊपर लिख देते हैं जहाँ उसका स्पेस है, और नीचे हम जो है हंस पद चिन्ह लगा देते हैं। हम सब कल दिल्ली आ रहे हैं। अभी दिल्ली इन्होंने जानबूझ के छोड़ा है हमें तो सिखाने के लिए, तो इसलिए वहाँ पर दिल्ली लिखा है ना कि यहाँ पर आएगा दिल्ली, और नीचे हंस पद चिन्ह लगा दिया। कोष्ठक भी 3 प्रकार के होते हैं मैथ्स में, बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और छोटा कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग कई स्थानों पर किया जाता है, जैसे वाक्य से जुड़ी हुई जानकारी देने में, जो वाक्य का अंग ना हो, अंग मतलब भेद ना हो, तो अंग को अगर कोई सोचे ये शरीर का अंग है, वो ना लिख करके हम आगे कोष्ठक में भाग लिख देंगे या भेद लिख देंगे, तो उससे समझ जाएगा कि अंग को क्या कहते हैं, भाग या फिर भेद। फिर यहाँ सभी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य छोड़कर सम्मिलित हैं। यहाँ सभी वाक्य और हम जब जो नहीं है ये उनको हमने लिख दिया कि प्रश्नवाचक वाक्य छोड़कर। क्रम संख्या दिखाने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। संवाद लेखन में भाव व्यक्त करने के लिए मीरा रोती हुई सो गई, तो रोती हुई तो हमने दिखाया कोष्ठक में। वाक्य में प्रयुक्त किसी कठिन शब्द का अर्थ दर्शाने के लिए, कठिन शब्द को, क्योंकि फिर अगर उसका मतलब हमारी समझ में नहीं आया तो हम उसका जो मीनिंग है वो कोष्ठक में आगे दिखा देंगे। जैसे इसमें दिखा रखा है कि आज के समाज में कई परिवर्तन यानी कि बदलाव आ गए हैं। ये हुए आपके सारे चिन्ह, आप इनको ध्यान से अपनी वीडियो में सुन भी लेना और अपनी बुक में से पढ़ना भी। अब आती है इसकी एक्सरसाइज। निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। उन्होंने हमें कुछ वाक्य दे रखे हैं, इसमें हम विराम चिन्ह लगाएंगे। राम, लक्ष्मण तथा सीता जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो राम के बाद कौमा आएगा, लक्ष्मण तथा सीता जी को ये
ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण और सीता के बीच में तथा लगा हुआ है, परंतु इसके बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। हे राम, हे राम के बाद क्या आएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह, मैं तो लुट गया, और फिर पूर्ण विराम। क्या तुम आज भी रुपया नहीं लाए? आएगा प्रश्न सूचक चिन्ह। आप चलो, कौमा, मैं अभी आता हूँ, तो उसके बाद आएगा पूर्ण विराम, और आप चलो के बाद आएगा कौमा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा, ये पूरा एक ही वाक्य है, इसमें बीच में कोई चिन्ह नहीं आएगा, बस इसके बाद हम पूर्ण विराम लगा देंगे। दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने ये चिन्ह लगाया हुआ है, निर्देशक चिन्ह, कि ये जो दिए गए हैं प्रश्न, इनका उत्तर दीजिए। केवी सिंह कल कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगे। केवी सिंह, तो केवी कोई नाम है उनका पूरा, बट पूरा नहीं दे रखा है इसमें, के और वी लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें डॉट आया, यानी कि लाघव चिन्ह आया, और मुकदमा लड़ेंगे के बाद आया पूर्ण विराम। कृपया मेरी सहायता कीजिए, तो कृपया के बाद क्या लगाया हमने? कौमा, और मेरी सहायता कीजिए के बाद पूर्ण विराम। क्या आप आज भी नहीं आएंगे? तो लगाया प्रश्न सूचक चिन्ह। तो निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिए, ये आपको असाइनमेंट्स में भेज दिए जाएंगे। फिर आते हैं MCQs। विराम चिन्हों के लिए नाम चुनिए। उन्होंने कुछ विराम चिन्ह दे रखे हैं, इनमें से जो आगे ऑप्शंस हैं उनमें से आपको वो चिन्ह पढ़ करके बताने हैं कि ये जो डॉट है ये कौन सा विराम चिन्ह है। तो पहला है वो डॉट लगाई हुई है छोटी सी, तो उसको क्या कहेंगे? लाघव चिन्ह। दूसरा ये है वो है पूर्ण विराम चिन्ह। तीसरा है अर्ध विराम चिन्ह। चौथा है उद्धरण चिन्ह। पांचवा है ये हंसपद चिन्ह, और छठा है प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये है उसके आगे है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, ध्यान से, और वीडियो सुनना, और अपना बुक में बुक वर्क कर लेना। जो असाइनमेंट्स होंगे वो आपको भेज दिए जाएंगे, और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव क्लास में पूछ लेना। ओके, थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू।